Hello everyone, so we are back with another video and now today we are going to start our second lesson from geography, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resource। से बेटा आप बहुत अच्छे से समझो कि जो हमारी 8th स्टैंडर्ड होती है ना, ये लाइक बहुत क्रूशियल होता है। लाइक बेसिकली 8th 9th 10th मतलब लाइक 8th और 9th में जो आपकी जो बेसिक होती है वही आपका वापस से 10th में रिपीट होता है। तो जैसे आपको पता है पिछला वाला चैप्टर भी हमारा ज्योग्राफी का 10th क्लास का लेसन नंबर 1, उसी तरीके के पास आप उसी सेम आपके पास सेकेंड लेसन आ जाएगा वाटर रिसोर्स, फिर आपके पास एक लेसन आएगा वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ओके। और ये लैंड, सॉइल और नेचुरल वेजिटेशन आपका एग्रीकल्चर वगैरह इन सब में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं आपको फिर बता रही हूँ कि ये जो लेसन्स हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ पे अटेंशन ओवर दिस, ओके। सो नाउ पर्टिकुलरली स्टार्टिंग, आज हम लोग जब पूरा लेसन हमारा क्या है लाइक लैंड, सॉइल, वाटर, ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे चैप्टर में ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्पेशली लैंड रिसोर्स पढ़ने वाले हैं, ओके। तो देखते हैं अब लैंड रिसोर्स पढ़ते। तो लैंड रिसोर्स क्या है, सबसे पहली चीज़ इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। इम्पॉर्टेंट रिसोर्स मतलब मुझे एक भी एक्टिविटी इमेजिन करके दो जहाँ पे लैंड का यूज़ नहीं आता। आप डांस कर रहे हो, आप सिंगिंग कर रहे हो, आप बिल्डिंग बना रहे हो, आप खाना खा रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, एवरीथिंग, या स्टडिंग, ठीक है, एवरीथिंग, इस सब चीज़ों में एक्टिविटी में आपको क्या चाहिए होती है, लैंड चाहिए होती है ना। तो दैट इज़ वाई लैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। इट प्रोवाइड्स मोर देन 95% ऑफ ह्यूमन फूड रिक्वायरमेंट। मतलब हमारा जो 95% ऑफ फूड जो आता है हमारा रिक्वायरमेंट्स, जैसे फूडिंग हो गया, क्लोथिंग हो गया, हाउसिंग हो गया, तो ये सब कहाँ से आ जाता है, 95% हमारे लैंड से आता है, 5% जो एक्वा से आता है, एक्वाटिक एनिमल्स से, ओके। एंड ऑफ वुड क्लोथिंग, हाउसिंग एंड ऑल द नीड्स ऑफ वुड एंड फ्यूल एंड कंस्ट्रक्शन, मतलब एवरीथिंग। अगर मैं बात करूँ जो हमारी नीड्स है, बेसिक नीड्स है, वो सब हमें कहाँ से मिलती है, लैंड रिसोर्स से, ओके। सो डिस्ट्रीब्यूशन अगर ऑफ लैंड अगर हम देखें बेटा, तो 30% जो है वो मतलब अर्थ का, पूरे ग्लोब का 30% जो है वो क्या है, लैंड है, और 70% क्या है, वाटर, ठीक है। अब वो सब वाटर का क्या है, 70% से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चलता है वो भी हम देख लेंगे, है ना। तो अभी पहले हम यही समझ लेते हैं, अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्यूपेशन पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज रफली 30% ऑफ इट्स लैंड एरिया। मतलब अगर मैं बात करूँ ये जो 30% ऑफ लैंड है, इस 30 में से भी जो 30% है, जो लैंड टोटल लैंड सरफेस है, उस 30 में % जो है उस पर 90% ऑफ दी पॉपुलेशन रह रही है, बाकी जो एरिया है वो वेकेंट है। अब बाकी एरिया वेकेंट क्यों है, आप सोच सकते हो ना कि मैम इतना एक साथ एक ही जगह भीड़ इकट्ठी करने से क्या प्रॉब्लम, क्या मतलब है, स्कैटर्ड होकर के रहता है, नहीं, बिकॉज अब वो लोग वहाँ पे स्कैटर्ड होकर के नहीं रहते, एक ही जगह बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड क्यों कर लेते हैं, बिकॉज जहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होगी वहाँ फैसिलिटीज़ भी होगी, ठीक है। एक तो सबसे पहला पॉइंट ही आ गया। और फैसिलिटीज़ के अलावा भी बेटा मैं बात करूँ तो जो लाइक बोलते हैं ना कि सरफेस, मतलब जो फेवरेबल क्लाइमेट को हम बोलते हैं, या फेवरेबल जो लैंड सरफेस जो बोलते हैं, वो हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे केवल और केवल लाइक इस 30% ऑफ द पॉपुलेशन में, ओके। बाकी रिमेनिंग 70% इज़ आइदर स्पेशली इनहैबिटेड और लाइक बहुत ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना जहाँ पे एक जगह तो होती है जो डेंसली पॉपुलेटेड होती है, और एक जगह होती है जहाँ पे लाइक डाइवर्टेड पॉपुलेशन होती है, कि मतलब यहाँ पर थोड़े स्कैटर्ड पॉपुलेशन जिसे हम कहते हैं, यहाँ कुछ घर है, फिर कहीं कुछ थोड़े दूर में कुछ और घर है, ओके, लाइक दैट। Sparsely populated areas mostly includes the desert, grasslands of Asia and Africa, tropical forest of South Africa, मतलब जहाँ पे बहुत कम आपको वेजिटेशन मिलती है, क्योंकि यहाँ पे आपको खाने वगैरह के लिए कुछ नहीं मिलता, रिवर्स नहीं मिलती है, लाइक फेवरेबल क्लाइमेट नहीं मिलता है। तो एरियाज कौन कौन से हैं, डेजर्ट्स हुए, ग्रासलैंड्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका हुआ, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, मतलब दीज आर दी एरियाज। पोलर रीजन्स हुए जहाँ पर इंसान ईजिली लाइक बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन वो वहाँ पे खुद को सर्वाइव नहीं कर पाता। एंटार्क्टिका इज इनहैबिटेड except for temporary occupation by few scientists conducting researches। एंटार्क्टिका में भी कुछ लोग रह रहे हैं, थोड़े बहुत लोग रह रहे हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ जस्ट साइंटिफिक उनको जो वहाँ पर रिसर्च वगैरह कुछ कर रहे हैं। मतलब आप वही चीज़ देख रहे हो कि ये एरियाज़ जो है वो लोग केवल अपने मोटिव से वहाँ रह रहे हैं, बाकी लोगों को लाइक सेटअप होने वहाँ पे लाइक रहने के लिए उन्हें फेवरेबल एटमोसफियर प्रोवाइड नहीं कर रहा। The subtropical and the mid-latitudinal zones are occupied by approximately 66% of the world's population because of availability of arable लैंड। जो मेन हमारा सब ट्रॉपिकल है लैटिट्यूडनल जोन्स है, जो इक्वेटर के इधर आसपास इधर आती है ना। ये जो मिड ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स, आपको पता है इक्वेटर के जस्ट पास तो ट्रॉपिकल होता है, उससे जस्ट अबव वाली हमारे पास कौन सी लैटिट्यूड आ जाती है, सब ट्रॉपिकल, है ना। तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में रहती है, क्योंकि वहाँ की जो लैंड होती है और जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल। अगर मैं बात करूँ जो इंडिया है
ठीक है। ये किस में आता है, लाइक ट्रॉपिकल जोन में आता है, सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। ज़्यादातर जो इंडिया है वो सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। ओके, लाइक ट्रॉपिकल भी आता है, बट इंडिया के पास दोनों है, ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल, दोनों है लैंडस्केप है। तो अब हम बात कर रहे थे बेटा कि जो इंडिया का लैंड है ना, तो उसमें से इंडिया की देखो, मैंने यहाँ पे आपको पाई चार्ट से भी बता रखा है जो इंडिया का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। हमारे पास 27% जो है वो प्लेट्यू है, 43% हमारे पास प्लेन्स है, और 30% हमारे पास क्या है, माउंटेन्स है। अब ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नेचुरल फॉरेस्ट, अब ये माउंटेन्स पे हम लोगों को फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, रिवर सिस्टम्स वगैरह ये सब मिल जाएगी। प्लेट्यूज पे भी आपको फॉरेस्ट, माइनिंग, है ना, थोड़ी बहुत ज़मीनें जहाँ लोग सेटअप हो जाएंगे, बहुत सारे रिवर्स वगैरह मिल जाएगी। अब प्लेन्स जो है वो सबसे बेस्ट एरियाज होता है, सबसे फेवरेबल होता है, लाइक यहाँ पे लोग इसीलिए ज़्यादातर लोग सेटल होते हैं। भीड़ बोलते हैं ना, भीड़ यहाँ पर होती है। यहाँ पे लोग फार्मिंग वगैरह और अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। ओके, सो ये बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस आपको इसको समझ में आना चाहिए। बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, तो लैंड हम पढ़ रहे थे, है ना। तो लैंड के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि लैंड होता है क्या, लैंड हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। अब आता है हमारे पास लैंड यूज़ पैटर्न। अब हम लोग इंडिया में, चलो हम लोगों ने तो बात कर ली, 30% माउंटेन्स है, 43% ये है, 73% वो है, ये हमने सब डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया कि माउंटेन्स, प्लेन्स और प्लेट्यूज है हमारे इंडिया में, है ना। तो अब लैंड यूज़ पैटर्न, उस जो एरिया हमारे पास अवेलेबल है उसका भी हमने कैसे यूज़ किया है। इट इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज कल्टिवेशन, ठीक है, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स हम लोग यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट्री, क्रीजिंग लाइफ स्टॉक्स, एनिमल्स रियरिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग जैसे होम्स, कैनाल्स, एंड फॉर माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। इन सारी चीज़ों के लिए हमने हमारे इंडियन लैंड को यूटिलाइज़ किया हुआ है। अब ये जो पैटर्न है बेटा लैंड यूटिलाइजेशन का, वो वेरी करता है फ्रॉम रीजन टू रीजन। जैसे मानो कि जो एरिया बहुत ज़्यादा जहाँ पे फेवरेबल चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है, मतलब क्लाइमेट अच्छा है, रिवर वगैरह मिल रही है, सॉइल बहुत फर्टाइल है, वो जनरली आप क्या कर लोगे वहाँ पे, एग्रीकल्चर करोगे। अब राजस्थान जैसे एरियाज है वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह हम प्लान कर देंगे, जैसे विंड एनर्जी के लिए, सोलर एनर्जी के लिए, है ना। तो टाइम टू टाइम इट वेरीज फ्रॉम नीड्स ऑफ द पीपल, जैसे ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है उस अकॉर्डिंगली वो लैंड को यूटिलाइज़ करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेटा जो इस लैंड की, जो बोलते हैं ना, मतलब लैंड पैटर्न को चेंज, मैं आप टोल्ड यू कि जो ये लैंड पैटर्न होता है यूज़ का, ये बहुत चेंज होता रहता है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल इन चेंजेस के लिए। टोपोग्राफी, टॉप मोस्ट लेयर, है ना, उसको हम टोपोग्राफी कहते हैं। सॉइल कि वो कितना फर्टाइल है नहीं, क्लाइमेट, लाइक आपको पता है ना, सर्टन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हमें पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्लाइमेट चाहिए, या किसी एक्टिविटी को करने के लिए हमें सर्टन काइंड ऑफ क्लाइमेट चाहिए, वैसा वाटर अवेलेबल है या नहीं है, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉक्स वहाँ पे कैसा है, मिनरल्स की अवेलेबिलिटी कैसी है, अगर मिनरल होगा तो वहाँ माइनिंग हो जाएगी, नहीं होगी तो वहाँ पे माइनिंग नहीं होगी, इस तरीके से। अब जो बेटा लैंड है ना वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। कुछ लैंड जो होती है वो प्राइवेट लैंड होती है, और कुछ जो होती है वो कम्युनिटी होती है। जैसे हमारे घर है वो हम खुद, हमारे मतलब बोलते हैं ना, हम घर जो होता है वो हमारा खुद का होता है, हमने उसे खरीद रखा होता है गवर्नमेंट से। सो द लैंड दैट इज़ ओन्ड बाय द इंडिविजुअल, ठीक है, उसे तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट लैंड। ऐसी लैंड जो पूरी कम्युनिटी या पूरी गवर्नमेंट की आ जाती है, ठीक है, बहुत सारे लोग इसे कॉमन में यूज़ करते हैं, उसके बेनिफिट्स को शेयर करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटी लैंड। इट इज़ ओन्ड बाय द कम्युनिटी एंड द कम्युनिटी लैंड इज़ द कॉमन प्रॉपर्टी फॉर ऑल, एवरीवन कैन यूज़ इट, ठीक है। अब बेटा अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि लैंड हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या क्या उसके फीचर्स है, मतलब सबसे देखा अभी तक हमने क्या पढ़ा कि लैंड जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट होने की वजह से क्या है, इसके कंटिन्यूस यूज़ की वजह से ये डिटोरेट होता जा रहा है। डिटोरेट मतलब इसकी क्वालिटी जो है वो धीरे धीरे गिरती जा रही है, ठीक है। सॉइल जो अपनी फर्टिलिटी है वो लूज करता जा रहा है, ठीक है। तो अब इसके क्या क्या कॉज होते हैं बेटा, इसके दो कॉज होते हैं वैसे जनरली, कुछ कॉजेज़ तो ह्यूमंस की वजह से होते हैं और कुछ कॉजेज़ जो होते हैं वो नेचर की वजह से होता है। ओके, तो अब देखो आप लैंड डिग्रेडेशन का मतलब समझो पहले। लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, सॉइल अपनी फर्टिलिटी को ख़त्म हो गई। लेस वेजिटेशन कवर, यहाँ पे जो पहले वेजिटेशन जो करते थे, जो फॉरेस्ट थे वो हमने कट डाउन कर दिया है हमारे यूज़ के लिए। चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, सॉइल जो है वो मतलब पहले फर्टाइल था, पहले उसकी क्या क्वालिटी थी वो धीरे धीरे वो भी चेंज हो गया। पोल्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम द कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल थ्रू द वाटर सीपेज इनटू द ग्राउंड रन ऑफ एरियाज। मतलब आपको पता है कि हम लोग जो ये फार्म्स के अंदर जो केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, केमिकल्स को सॉइल में डाल देते हैं, ठीक है, फिर उसके अंदर पानी वगैरह जो होता है बेटा वो सॉइल क्या करती है ना, उस केमिकल्स को एब्जॉर्व कर लेती है। उन केमिकल को एब्जॉर्व करने की वजह के बाद में जो हमारी सॉइल है वो भी पोल्यूटेड हो जाती है। ओके, तो चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन बिकॉज ऑफ अनबैलेंस
क्रिएटेड इन द इन्वायरमेंट। अब जैसे अभी की देख लो, अभी हम नॉर्मली बात कर लेते हैं, है ना। अभी आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपने भी देखा होगा कि अभी जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो कितने ज़्यादा मेल्ट हो रहे हैं। जब हमें विंटर्स होती है वहाँ हम लोग रेन मिल जाती है, हमें रेनी सीज़न में हमें बिल्कुल रेन नहीं मिल रही है। जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए वहाँ आंधी तूफान आ रहे हैं, है ना। सो दीज आर दी इन्वायरमेंटल चेंजेस। ये सब किसकी वजह से हुआ है? लैंड डिग्रेडेशन, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से। तो जब हमें ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली कि भाई ये हमारे लिए इतना ज़रूरी है, अब हम इसी मतलब ये हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है और लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ख़राब हो रही है ना। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका एक सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि मेकिंग अ प्रॉपर यूज़, है ना। तो आप कंजर्वेशन कैसे कर सकते हो? कंजर्विंग फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट को काटने से रोका जाए। अडॉप्टिंग साइंटिफिक टेक्निक्स मतलब ऐसे ऐसे मेथड्स को डेवलप करो, मतलब जिनसे जहाँ पहले डिग्रेडेशन हो रहा था वो अब डिग्रेडेशन को आप कैसे भी करके कम कर सकते हो। रेगुलेटिंग एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स रेगुलेटेड। हाँ ठीक है, हम मानते हैं कि सॉइल के पास अपनी फर्टिलिटी नहीं है, उसको आपको फर्टिलाइजर्स देना ज़रूरी है, पर वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में पर्टिकुलर अमाउंट में किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बल्क में कर दो वहाँ पे। चेकिंग डेजर्टिफिकेशन मतलब डिफॉरेस्टेशन अगेन, ओके। अफॉरेस्टेशन एंड लैंड रिक्लेमेशन मतलब अफॉरेस्टेशन का मतलब आप समझ सकते हो कि जहाँ हम लोगों ने पहले बहुत सारे फॉरेस्ट कट कर दिए, अब वहाँ पे हम लोग वापस से ट्रीज़ को ग्रो कर सकते हैं। लैंड रिक्लेमेशन का मतलब कि बेटा बहुत सारी जो हमारे यहाँ पे इंडिया में जो ज़मीनें हैं ना वो इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट लैंड्स पड़ी हुई है, बंजर ज़मीनें, तो उनको वापस से आप रीयूज़ करो। चलो ठीक है वहाँ फार्मिंग नहीं हो सकती पर कुछ और अदर एक्टिविटी तो हो ही सकती है ना, उनको डंपिंग जोन बनाने से क्या ही मतलब है, ठीक है। चेकिंग ओवर ग्रेजिंग, आप ओवर ग्रेजिंग मतलब समझते हो आप। ओवर ग्रेजिंग की वजह से क्या होता है, सॉइल जो होता है वो बहुत लूज़ होता है और जैसे फिर वापस से वहाँ पे विंड होती है या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ एयर होता है उससे फिर वो सारा ऑयल सॉइल जो है वो उड़ जाता है। प्रोवाइडिंग बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़, है ना। तो ये सारे ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लैंड की क्वालिटी को सस्टेन कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ओके। तो लैंड में बेटा कुछ बेसिक नहीं, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है इस चैप्टर के अंदर समझने के लिए। जो जितना भी कुछ आपको अभी वीडियोस में समझाया जा रहा है उसे बहुत तरीके से समझ लो, ठीक है। और जो भी अपने डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ओके। सो आज हम लोग लैंड तो पढ़ ही चुके हैं, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आई थिंक सो क्या रहने वाला है, सॉइल, है ना। तो उसको हम कल कवर कर लेंगे, ओके। थैंक यू।